सिमरन अपनी माँ ज्योति के साथ मिलकर एक बुटीक चलाती थी। सिमरन जब छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसकी माँ ने सिलाई का काम करके सिमरन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब सिमरन भी अपनी माँ की तरह ही बहुत अच्छी सिलाई करती थी। अरे सिमरन, मेरा शलवार कुर्ता तैयार हो गया है ना? मुझे शाम को फंक्शन में जाना है। आंटी जी, सूट पूरा रेडी है, बस डिजाइनर बटन लगाने बाकी है। मैं आपको आधे घंटे में दे दूंगी। आप सलवार में डिजाइनर डोरी बोल रही थी ना, वो दुकान पर खत्म हो गई है, इसलिए माँ बाजार से लाने गई है। जैसे ही वो लाएंगी मैं आपका सूट तैयार कर दूंगी। अरे वाह, ये लीजिए, माँ आ भी गई। अरे ज्योति बहन जी, सूट जल्दी करवा दो, शाम का फंक्शन है। चिंता मत करो रमा बहन जी, मैं सामान ले आई हूँ, बस लगाना रह गया है। मैं आपको आधे घंटे में फोन कर दूंगी। माँ, तुम पहले कुछ खा पी लो, इतनी देर से बाजार में घूम रही हो। लाओ, बटन और डोरी मुझे दो, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, अभी बाजार में पता है कौन मिला था? कौन मिला था माँ? अरे तुम्हारे पापा जिनकी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी पत्नी मिली थी। साक्षी देवी नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। उनकी बेटी तुम्हारे बराबर की है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए, तो उनसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आज मिली तो बता रही थी उनकी बेटी की शादी होने वाली है। मैंने भी उन्हें बताया कि हम एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं, तो खुश हुई सुनकर। बोल रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े सूट सिलवाने हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे जाना, अच्छे से तैयार कर देंगे हम लोग। क्यों, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। माँ, वैसे वो कब आएंगे? वो कल आएंगी अपनी बेटी के साथ सूट देने के लिए। अगले दिन साक्षी देवी अपनी बेटी रीना के साथ शादी के सूट देने के लिए आ जाती हैं। ये मेरी बेटी रीना है, इसी की शादी है। अच्छा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारे लिए शादी का बहुत बढ़िया सूट तैयार करेंगे। सिमरन बहुत ही अच्छे डिजाइनर सूट तैयार करती है। आओ रीना, मैं तुम्हारा नाप ले लेती हूँ। जल्दी लेना, मुझे काम से जाना है। इसका मतलब तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगी? मैं यहाँ से फिर अकेली ही घर जाऊँ? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। एक काम करो, आप ऑटो या कैब बुक कर लेना। अच्छा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और तुम्हारा हो गया, मैं जाऊँ? हाँ, मैंने नाप ले लिया है। उसके बाद रीना वहाँ से चली जाती है। इससे पता है कि मुझे ये ऑटो और कैब बुक करने नहीं आते, फिर भी बार बार वही गलती करती है। शादी सर पर है और इसे घूमने से ही फुर्सत नहीं है, कहीं भी निकल जाती है। कौन समझाए, बिल्कुल नहीं सुनती। इसके पापा से कुछ कहूँ तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मायके में ऐश करने दो। आंटी जी, मैं आपकी कैब बुक कर देती हूँ। साक्षी जी, कैब आने में अभी टाइम है, मैं सामने की दुकान से चाय मंगवा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेना। सिमरन कैब बुक कर देती है, फिर साक्षी देवी वहाँ से चली जाती है। तुम प्रमोद की वाइफ से कपड़े सिलवा रही हो? अच्छा, उन्होंने बुटीक खोला हुआ है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। प्रमोद भी बहुत ईमानदारी से मेरी दुकान पर काम करता था, बहुत ही नेक इंसान था वो। मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा रीना की शादी के सूट सिलवा लूंगी, तो थोड़ा उन्हें भी फायदा हो जाएगा। रीना नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेली आई हो? वो घर में टिकती कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूमते रहती है। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, थोड़ा तुम भी समझाया करो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। सिमरन और उसकी मम्मी रीना की शादी के सारे सूट तैयार करने लगती हैं। सारे सूट सिलकर साक्षी देवी के घर पहुंच गए थे। सूट बहुत ही सुंदर तैयार किए हैं सिमरन बेटा, तुमने इन पर बहुत ही सुंदर डिजाइन किया है। रीना देखो, तुम्हारी शादी के सूट आ गए हैं। मम्मी, आपको पता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
आपको ठीक लग रहा है ना? तो बस अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पार्लर की बुकिंग है, मुझे पार्लर जाना है। रीना, कल शादी है, तुम अकेले पार्लर जा रही हो, किसी को साथ लेकर जाओ। मामी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। फिर सिमरन चली जाती है। अगले दिन रीना की शादी थी। साक्षी देवी और उनके पति ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। साक्षी देवी ने सिमरन और उसकी माँ ज्योति को भी शादी में बुलाया था। सब लोग शादी में पहुँच चुके थे, बस इंतजार था तो रीना के मंडप में आने का। पर जैसे ही साक्षी देवी रीना को लेने के लिए उसके कमरे में जाती है, तो वो देखती है कि रीना वहाँ पर नहीं है। रीना एक चिट्ठी छोड़कर भाग गई थी। तभी सिमरन वहाँ से गुजरते हुए साक्षी देवी को रोता हुआ देख लेती है। उसे ये बात पता चल चुकी थी कि रीना शादी छोड़कर चली गई है। आंटी जी, रीना का नंबर होगा, आप कहे तो मैं कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। हाँ, फिलहाल तो जरा। सिमरन रीना के मोबाइल पर फोन मिलाती है। रीना सिमरन का फोन उठा लेती है। रीना, तुम्हें पता है सब लोग आ चुके हैं, शादी का मंडप तैयार हो चुका है, मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं, लड़के वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम कहाँ हो और ये चिट्ठी में क्या लिख कर गई हो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है? ये सब क्या है बेटा? मम्मी, ये सब सच है, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपने और पापा ने मेरी बात को नहीं माना, इसीलिए अब मैं अपने प्यार के साथ भाग कर शादी कर रही हूँ। मैं अब नहीं लौट सकती। फोन काट दिया, किसी और से शादी कर रही है, मैं क्या जवाब दूँ सबको? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रीना के पिता को भी सारी बात पता चल जाती है। वो गुस्से में भर जाते हैं, पर उस समय कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लड़के वालों को कमरे में बुलाकर सारी बात बताई जाती है। सिमरन भी वहीं पर खड़ी थी। अब एक ही रास्ता है जी, अगर आप लोग रीना की जगह सिमरन को अपने घर की बहू बना ले। और नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, सिमरन बहुत अच्छी लड़की है, हम इसका भी कन्यादान वैसे ही करेंगे जैसे रीना का करना चाहते थे। समधी जी, हम जानते हैं हम गलत हैं, हमारी बेटी यहाँ से भाग गई है, हमारी इज्जत अब आपके हाथों में है। रीना के माता पिता रोने लगते हैं। तभी दूल्हा, जिसका नाम संजय था, वो बोला, मुझे सिमरन से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। सिमरन, क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? क्योंकि अगर रीना अब वापस भी लौटेगी तो भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं बूढ़े माता पिता को रुलाकर समाज के सामने उनकी इज्जत गिराकर यहाँ से बिना दुल्हन के चला जाऊँ। आंटी जी, अंकल जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर आंटी जी, आपको तो पता ही है, मैं और माँ एक छोटा सा बुटीक चलाते हैं। और संजय जी, आप इतने बड़े। सिमरन ठीक कह रही है साक्षी जी, मुझे भी शादी से कोई एतराज नहीं है, मुझे तो वैसे भी सिमरन की शादी करनी ही थी। और फिर संजय जैसा होनहार लड़का मेरी बेटी सिमरन को बहुत खुश रखेगा, ये मैं जान चुकी हूँ। पर भाई साहब, बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ मिलकर एक छोटा सा बुटीक चलाती हूँ, ये बात साक्षी जी जानती है। आप जैसे ऊंचे खानदान में। बहन जी, हमें सिमरन जैसी लड़की अपने घर में बहू मिले, हमें इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हाँ बहन जी, हमें सिमरन बहू के रूप में स्वीकार है। सबकी रजामंदी से कुछ ही पलों में रीना की जगह सिमरन दुल्हन बनकर तैयार हो गई। सिमरन ने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बनेगी। पर रिश्ते तो संजोग से मिलते हैं, और शायद सिमरन के संजोग से ऐसे ही शादी करना लिखा था। ज्योति भी बहुत खुश थी कि उसकी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। सिमरन के कारण साक्षी देवी के घर की इज्जत बच गई। समाज में उनका मान वैसे ही कायम रहा जैसा कि पहले था। साक्षी देवी अपने पति के साथ मिलकर सिमरन को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह विदा करती है।
सबके आशीर्वाद से सिमरन खुशी खुशी अपने ससुराल विदा होती है। सागरपुर गांव में रहने वाला किशोर एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल 3 लोग थे। किशोर, उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चांदनी। चांदनी का रंग बेहद काला था, मगर वो मन की बेहद साफ थी। एक दिन देर रात दर्जी की दुकान बंद करके किशोर घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। माँ कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। जैसे ही चांदनी रसोई का रुख करती है, निर्मला बोलती है, अजी, हमारी चांदनी की शादी की कुछ बात बढ़ी क्या? हाँ भाग्यवान, कल कल्याणी जी अपने बेटे के साथ हमारी बेटी को देखने आ रही हैं। ईश्वर से यही विनती है कि अब की बार हमारी बेटी की जोड़ी बंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते रात का अंधेरा छा जाता है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही निर्मला अपनी बेटी चांदनी से कहती है, चांदनी बेटी, आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आने को हैं। ये पीले रंग का सूट तुझ पर बहुत खिलेगा। इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी ही देर में कल्याणी देवी अपने बेटे के साथ दर्जी किशोर के घर आती है। तभी चांदनी हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आती है, जिसे देखकर कल्याणी गुस्से से बौखला कर कहती है, किशोर भाई, फोन पर तो तुमने अपनी बेटी की बड़ी बड़ाई हाकी थी कि तुम्हारी बेटी खरा सोना है, लेकिन यह तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कल्याणी देवी के, जो अपने बेटे की शादी इस काली कलूटी से करना पड़े। बहन जी, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी रंग की जरा कच्ची है, मगर मन की मैली नहीं है। एक बार इसकी बाहरी रंगत को छोड़ कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। अगर तुम दहेज के दाम में 5 लाख रुपए नगद, 4 चक्के की गाड़ी और बड़े से शादी हॉल में ब्याह करोगे, तो मैं मेरे बेटे की शादी तुम्हारी इस काली कलूटी बेटी से करने को तैयार हूँ। बोलो, मंजूर है? कल्याणी के मुंह से दहेज की बात सुनकर गरीब किशोर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर चांदनी कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाइए। वो रहा दरवाजा, जाइए और किसी रईस घर का दरवाजा खटखटाइए, जहां आपको ढेरों दान दहेज मिल सके। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना किशोर दर्जी, इस जन्म में तो तुम्हारी काली कलूटी का कन्यादान होने से रहा। ये काली कलूटी तुम्हारी छाती पर खीला गाड़ कर रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं है अपने घर में अंधेरा करने का। कल्याणी के जाते ही चांदनी जमीन पर बैठ जाती है। तभी निर्मला कहती है, चांदनी बेटी, संभाल खुद को बेटा। माँ, बाबूजी, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुस्वा होते हैं। बाबूजी, शायद ऊपर वाला आपकी बेटी के हाथों में शादी की लकीरें खींचना भूल गया, इसीलिए अब फिर कभी मेरी शादी की बात मत करना। ये पहली दफा नहीं था जब कोई उसका मजाक बनाकर उसे ठुकरा कर गया। इस वाकये ने चांदनी के मन में भारी ठेस पहुँचाई। इसलिए चांदनी अपने पिता के साथ दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलना सीखने लगी। फिर कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, क्या बात है, तू तो अपने बाबूजी से भी बेहतर कपड़े की कटिंग करने लगी है और सिलाई भी एकदम अच्छी कर रही है। वो तो होगी ही ना बाबूजी, मैं एक दर्जी की बेटी जो हूँ। फिर कुछ समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद गांव में मयंक नाम का एक कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थीं कि तभी चांदनी कहती है, क्या बात है टीना, तुम सभी इतना खुश होकर आपस में क्या बातें कर रही हो? तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से फुर्सत ही नहीं है। अरे हमारे सागरपुर गांव में कलेक्टर आए हैं। उनका चेहरा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा है
और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है। रहने दे टीना, इसे मत बता, क्योंकि कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों की तानों भरी बातें सुनकर चांदनी रोते हुए अपनी दर्जी की दुकान पर आती है और देखती है ये सागरपुर में अनजाना चेहरा कौन हो सकता है। कहीं ये वही कलेक्टर तो नहीं। देखिए किशोर काका, मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। अगर इस गांव में कोई भी गुंडागर्दी करने वाला मौजूद है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी किशोर के होठ सिल जाते हैं, मगर चांदनी हिम्मत बांधकर बोल पड़ती है। मैं बताती हूँ बाबू साहब, कल्लन नाम का एक आवारा गुंडा सागरपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते पैसा वसूल कर ले जाता है। इसीलिए हम गरीब साल भर की मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। चांदनी का बेखौफ बुलंद अंदाज देखकर मयंक उसकी ओर खींचा चला जाता है और कल्लन की गुंडागर्दी से गांव को निजात दिलाने की खुशी में किशोर कहता है, शुक्रिया मयंक बाबू, आज आपकी बदौलत सागरपुर गांव को कल्लन जैसे गुंडे से रिहाई मिली है। काका, इस जीत की असल हकदार चांदनी है, जिसने मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए मयंक चांदनी को वो हार पहना देता है, जिससे चांदनी के मन में मयंक के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक दिन चांदनी खुद मन ही मन सोचती है, कलेक्टर बाबू ने तो अपना हार मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उन्हें देने के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकूं। क्यों न मैं अपने दर्जी के हुनर से उनके लिए एक सुंदर सी शर्ट सिलूं। चांदनी पूरे मन से मयंक के लिए शर्ट सिलने लगती है। ये देखकर उसका दर्जी पिता किशोर बात को समझ जाता है। बावजूद इसके वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। उसी शाम दर्जी चांदनी मयंक के दफ्तर में जाती है। अरे चांदनी, तुम इतनी देर शाम को यहाँ? बाबू साहब, मैं वो मैं। अरे क्या बात है, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है, पर पता नहीं आपको पसंद आएगी भी या नहीं। आप तो मॉल के महंगे कपड़े पहनते हैं ना? नहीं चांदनी, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए मुंबई से भी बढ़कर है। शुक्रिया दर्जी साहिबा। मयंक की दिली हसरत जानकर चांदनी के कदम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ललक के साथ देखने लगते हैं, मगर अगले ही दिन ये खबर गांव में आग की लपटों की तरह फैल जाती है और चांदनी की सहेलियां उससे कहती हैं, क्यों रे काली करोटी, तू तो बड़ी शातिर निकली। कलेक्टर साहब को मीठी छुरी से कैसे फंसा रही है। अरे टीना, शहरी बाबू का कोई भरोसा नहीं, अव्वल दर्जे के दगाबाज होते हैं। इतना बेवकूफ नहीं कि दर्जी की बेटी के साथ फेरे लेंगे। बस इस काली चांदनी से मतलब निकाल कर अंधेरे में छोड़कर फुर हो जाएंगे। दूर खड़ा मयंक ये सब सुन लेता है। वहीं चांदनी मन ही मन में कहती है, सच ही तो कह रही है ये सब। मैं तो मयंक बाबू की धूल बराबर भी नहीं हूँ। वो भला मुझ बदसूरत से शादी क्यों करना चाहेंगे? हर इंसान हीरा पाने की तमन्ना रखता है, मगर हीरा मिलता तो किसी एक खास को है। चांदनी अपने मन को समझा बुझाकर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि मयंक उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? चांदनी, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है बेटी। कलेक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। पिता की ये बात सुनकर चांदनी की आंखों में खुशियों की बारिश बरस पड़ती है, मगर उसके मन में सखी सहेलियों की बोली हुई बातें याद आती हैं। लेकिन तभी मयंक बोल पड़ता है, मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए। वो कोई और नहीं, तुम हो चांदनी। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारी तस्वीर मेरे मन में बस गई थी।
मगर मैं तुम्हें पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपना हमसफर बनाने का हक देना चाहती हो या नहीं। मयंक की बातों से चांदनी के मन पर छाए काले बादल हट जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी किशोर की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि चांदनी की किस्मत इतनी बलवान निकलेगी कि वो कलेक्टर की पत्नी बन जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में रवीना, ऐश्वर्या, करिश्मा और शिल्पा नाम की 4 बहुत ही अमीर बहनें रहती थीं। उन तीनों को जादू सीखने का बहुत शौक था। फिर कुछ दिनों बाद वो चारों एक जादूगरनी के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेकर उससे जादू सीखना शुरू कर देती हैं। तुम सबको पूरे 5 साल तक मेरी क्लास में आना होगा और मन लगाकर जादू सीखना होगा। उसके बाद ही तुम सब एक बड़ी और शक्तिशाली जादूगरनी बन पाओगी। अरे बाप रे, ये तो 5 साल की बात कर रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा समय है। मैं तो जल्द से जल्द जादू सीखकर एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ। हाँ, ये जादूगरनी तो हमारे कई साल बर्बाद कर देगी। काश हमें जादू सीखने का कोई सरल तरीका मिल जाए। इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही जादूगरनी है जो जादू सिखाती है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें इसी की क्लास में आना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो चारों बहनें जहाज में बैठकर मौज मस्ती कर रही थीं। तभी उन्हें एक खूबसूरत सी परी प्रकट होते हुए दिखाई देती है। उस परी के हाथ में एक बहुत सुंदर सी चमकदार छड़ी थी। थोड़ी देर में परी के आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मंत्र पढ़ने लगती है और उसकी छड़ी के जादू से वहाँ ढेर सारे स्वादिष्ट खाने की चीजें थालियों में प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सभी बच्चे एक एक कर वो स्वादिष्ट खाना खाने लगते हैं। परी जी, हम सभी बच्चे कई दिनों से आसमान की सैर करने नहीं गए हैं। आज हम सभी को आसमान की सैर करने की बहुत इच्छा हो रही है। कृपया करके हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम लोगों को आसमान की सैर पर ले चलती हूँ। उसके बाद परी अपने हाथों में अपनी जादुई छड़ी लेकर मंत्र पढ़ने लगती है। फिर अगले ही पल वहाँ जादू से एक बहुत बड़ी जादुई कालीन प्रकट हो जाती है। फिर सभी बच्चे और परी उस जादुई कालीन पर सवार होकर आसमान में उड़ने लगते हैं। ये चमत्कार देखकर चारों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो चारों अमीर बहनें परी का पीछा करने लगती हैं और मौका देखकर परी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेती हैं। उसके बाद वो चारों जादू की किताब से मंत्र पढ़कर परी को एक कांच की बोतल के अंदर कैद करके अपने घर ले जाने का सोचती हैं। तुम चारों ने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी मौका है। तुम चारों मुझे आजाद कर दो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम चारों को। अरे चल रहने दे, हमने तुझे बोतल के अंदर बंद कर दिया है। अब हम चारों जिंदगी भर तुझे अपने इशारे पर नचाएंगे और तेरी शक्ति का इस्तेमाल करके हम चारों बहनें दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनेंगी। फिर अगले दिन, सुन जलपरी, मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। चल जल्दी से अपनी शक्ति से मेरे लिए कपड़े प्रकट कर। और हाँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत हीरे का हार चाहिए। मुझे तो बहुत सारी ऊंची हील वाली सैंडल चाहिए। चल जल्दी से हमारे लिए सब प्रकट कर दे। और हाँ, मेरे लिए एक ब्रांडेड मेकअप किट भी प्रकट कर, समझी? इतना कहकर वो चारों बहनें कांच की बोतल में कैद परी को बिजली के झटके देने लगती हैं। वो परी बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर पाती और चारों बहनों की इच्छा पूरी करने पर मजबूर हो जाती है। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से उन चारों बहनों को ढेर सारे कपड़े, गहने, मेकअप और सैंडल भी देती है।
इस तरह वो चारों बहनें परी पर अत्याचार करके अपने सारे काम करवाने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद लाल चांद की रात आ जाती है। करीब आधी रात में वो परी एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। देखते ही देखते परी का शरीर बहुत ही विशाल बनने लगता है और वो कांच की बोतल तोड़कर बाहर निकल आती है। परी को चुड़ैल के रूप में देखकर चारों बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। लाल चांद की रात आते ही मैं खतरनाक चुड़ैल बन जाती हूँ। अब मैं तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल परी चारों बहनों को पकड़कर पास के जंगल में ले जाती है और उन्हें एक पिंजरे में कैद करके चारों तरफ आग लगा देती है। अरे नहीं, कोई हमें बचाओ, वरना ये चुड़ैल परी हमें मार डालेगी। यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। लगता है अब हम तीनों नहीं बचेंगे। तभी अचानक उनकी जादूगरनी टीचर वहाँ आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन चारों को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। इसके बाद जादूगरनी टीचर चुड़ैल परी से उन चारों के किए पर माफी मांगने लगती हैं। जादूगरनी टीचर का नरम स्वभाव देखकर चुड़ैल परी का दिल पिघल जाता है और वो चारों को माफ करके वापस अपने परीलोक में चली जाती हैं। उस घटना के बाद चारों बहनें सबक सीखकर हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और अपने जीवन में फिर कभी दोबारा लालच नहीं करती। फिर वो बहनें अपनी क्लास पूरी करती हैं और बड़ी जादूगरनी बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।